हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर 2 से। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था दैट इज़ केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो हमारा हो गया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे केमिस्ट्री का। बिफोर स्टार्टिंग आई होप जो जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि हम अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं ऑन 20 जुलाई फॉर जेके बैंक पीओ। और अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही है और आपने सीरीज़ परचेज़ नहीं की है तो ये सीरीज़ अवेलेबल है ऑलिव बोर्ड की ऐप में, और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो SSS एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर होगा हमारा रिगार्डिंग केमिकल चेंज एंड फिज़िकल चेंज। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि फिज़िकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देन हम इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आपको ये डेफिनेशंस भी अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, फिज़िकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें जो सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ वही चेंज हो। ठीक है, फिज़िकल चेंज वो चेंज होती है वेयर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज्ड। एक तो ये याद रखना है आपने, और दूसरा ये याद रखना है दैट देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, फिज़िकल चेंज में दो चीज़ें याद रखनी है, एक जो सब्सटेंस है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, दूसरा कि फ़िज़िकल चेंज के टाइम पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। नाउ कमिंग टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ना, वैसे केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं ना उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो पहले जो ओरिजिनल होता है ना हमारे सब्सटेंस, आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल वाले से। ठीक है, with entirely different chemical composition and properties from the original substance are formed. It is called chemical change. ठीक है, अभी आपको और बेटर तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगी, एक बर्निंग ऑफ कैंडल की एंड दूसरा लेमनेड की। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ स्टेप्स बताऊंगी, स्टोरी बताऊंगी, कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिसको आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं स्टेप्स क्यों बता रही हूँ, बट लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बता रही हूँ। अब हमने जब कैंडल को बर्न किया, कैंडल को बर्न करने का क्या प्रोसीजर होता है हमारा, हमने फर्स्ट क्या किया, वी विल बर्न अ मैच स्टिक, then with the help of burning matchstick we will burn the candle, and after some time क्या होगा, हमारा जो वैक्स है वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, मैचस्टिक को बर्न किया, देन हमने कैंडल को बर्न किया, एंड देन हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद देखा कि जो वैक्स है हमारा वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी कैंडल के केस में। अब लेमनेड के केस में हम देखेंगे, अब हमें बनाना है लेमनेड। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेमनेड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेमन, जिसको कट करेंगे 2 पीसेस में। ठीक है, लेमन को हमने क्या किया, कट किया। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम लेमनेड किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, सबको आता ही होगा, चलो हम रिवाइज कर लेते हैं। लेमन को कट किया 2 पीसेस में, देन हमने शुगर ली और शुगर को हमने क्या किया, ग्राइंड कर लिया। ठीक है, शुगर को ग्राइंड किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ग्राइंड की हुई शुगर है ना उसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे वाटर में। वाटर में हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम लेमन को और सॉल्ट को मिक्स कर देंगे, किस में, मिक्स कर देंगे वाटर में। ठीक है, लेमन और सॉल्ट को मिक्स करेंगे वाटर में। उसके बाद लेमनेड ठंडा नहीं है, गर्मियों के दिन है, तो हम क्या करेंगे, कुछ आइस क्यूब्स को क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे वाटर के, सो दैट इट मेल्ट्स। आइस क्या करेगी, मेल्ट हो जाए ताकि लेमनेड ठंडा हो जाए। ठीक है, ये पूरी स्टोरी मैंने अब आपको क्यों बताई ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, कैंडल को बर्न करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल बर्न अ मैच स्टिक, देन विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक हमारी कैंडल बर्न होगी। ठीक है, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक एंड बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ आर द केमिकल चेंजेस। क्यों, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस जो होता है फॉर्म होता है। ठीक है,
और यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, CO2 एंड H2O। दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बर्निंग ऑफ मैच स्टिक एंड बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो जाएगा, हमारा एक केमिकल चेंज हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ लेमनेड, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि वन वी ड्रिंक दिस लेमनेड तो अंदर जाके क्या होते हैं, रिएक्शंस होंगी, इस पर रिएक्शंस होंगी, हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसलिए जो बॉडी के रिगार्डिंग जितने भी प्रोसेसेस हो गए ना, डाइजेशन वगैरह, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे केमिकल चेंजेस ही होंगे, ठीक है। देन अब मैंने क्या आपको प्रोसीजर बताया था लेमनेड बनाने का, दैट फर्स्ट वी कट द लेमन, देन वी ग्राइंड द शुगर एंड डिजॉल्व द शुगर इनटू द वाटर, एंड ऑल दीज चेंजेस आर द फिजिकल चेंज, बिकॉज कटिंग अ लेमन will not change the chemical composition, it will not made any new substance, ठीक है। क्योंकि हमने फिजिकल चेंज में देखा था कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। हमने देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो मैंने कहा था कि अगर कट हो कोई चीज़, मिक्स हो या फिर हम ग्राइंड करें, तो उसमें क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं। शुगर को जो हमने ग्राइंड किया तो वो पाउडर्ड शुगर हो गया, बट उसकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम रही, वो भी शुगर थी एंड पाउडर्ड शुगर भी शुगर ही है। देन वी डिजॉल्व द शुगर, इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। देन कम्स मिक्सिंग लेमन एंड सॉल्ट इनटू द वाटर, ठीक है। मैंने अभी बोला कट, मिक्स, ग्राइंड, ये हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सो अगेन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। देन मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अगर हम मेल्ट करें, फ्रीज़ करें, ठीक है, या फिर हम उसको वो करें, बॉयल करें, इसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर होगा। मैंने दो चीज़ों को लेके आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, और फिजिकल में कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है ना, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई होगी, किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से। और हमने जब बोला कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, मीन्स कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। अब जितनी भी केमिकल चेंजेस हैं ना, मैं आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग कैंडल, एंड फिजिकल चेंज में आपको समझाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ मेल्टिंग आइस, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ये जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया, इसके एग्जांपल से पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि कैसे जब हमने कैंडल को बर्न किया तो केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि हमारा जो कैंडल होता है बेसिकली वो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन ऑन बर्निंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और ये हमारे क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है। ये हमारे न्यू प्रोडक्ट्स बने हैं, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज ए केमिकल चेंज। देन वी सी द मेल्टिंग ऑफ अ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस में इट सीम्स डिफरेंट, कि आइस है, आइस वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वाटर, सो इट सीम्स डिफरेंट, बट इफ़ यू एक्चुअली सी द केमिकल कॉम्पोजिशन, सो केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो इट इज़ द सेम। आइस इज बेसिकली द सॉलिड, ठीक है, and it is H2O. On melting, the state of the matter was getting converted into the liquid, and this is water means it is liquid, and the chemical composition remains the same, that is H2O. So whether it is ice or water, its chemical composition remains the same, that is H2O. अब आपको पता चला कि इस एग्जाम्पल से कि कैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ burning of candle is a chemical change and melting of ice is a physical change, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे वो ये है कि
जो फिज़िकल चेंज होता है ना हमारा, वो रिवर्सेबल होता है, ठीक है, और जो केमिकल चेंज होता है हमारा वो इरिवर्सेबल होता है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। अब मैंने बोला कि जो फिज़िकल चेंज होता है हमारा क्या होता है, इरिवर्सेबल। हमने वाटर लिया, वाटर को अगर हम फ्रीज़ करेंगे तो वो हमारा आइस बन जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल। सो ऑन द अदर हैंड, क्या हम इन प्रोडक्ट्स को लेके दोबारा कैंडल बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो केमिकल चेंज होती है ना हमारी, वो क्या होती है, इरिवर्सिबल, ठीक है। बिकॉज वंस द कैंडल इज बर्न्ड देयर इज़ नो वे दैट वी कैन गेट इट बैक, ठीक है। सो अब पता चला कि केमिकल चेंज क्यों है हमारी इरिवर्सिबल चेंज, एंड फिजिकल चेंज हमारा क्यों जो है रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे इसमें एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, जो फिज़िकल चेंज में अगर मैं बात करूं, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी चेंज, जो एनर्जी चेंज होता है वो बहुत लो होता है, बट जो केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज होता है वो हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, in the case of melting of ice or boiling of a water, energy is absorbed, but the energy which is absorbed is very very small, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे बर्निंग वुड की। अब हम क्या करते हैं, वुड को बर्न करने के लिए हम मैच स्टिक से उसको जलाएंगे डायरेक्टली, तो वुड बर्न नहीं हो गई। तो उस केस में क्या हो रहा है, व्हेन यू बर्न द वुड यू स्टार्ट अ रिएक्शन विद स्मॉल मैच स्टिक with little amount of energy, and then you end up with lot amount of heat and light energy. So start किया आपने मैचस्टिक की एनर्जी से, but you will end up with lot amount of heat and light energy. हमने 4 डिफरेंसेस जो हैं वो देख लिए हैं, ठीक है, समझ लिए हैं उसको एग्जांपल से। हमने देखा कि कैसे फिजिकल चेंज में सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल चेंज में होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन भी फिजिकल चेंज में चेंज नहीं होती और केमिकल चेंज में होती है। हमने इसको देख लिया जब हमने वाटर को देखा कि आइस और वाटर का सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है। देन फिजिकल चेंज इज़ रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल। हमने मास का अभी तक नहीं देखा, हमने एनर्जी का भी देख लिया है, एक एग्जांपल से समझ लिया है कि एनर्जी चेंज जो होता है फिजिकल में वो स्मॉल होता है, बट जो एनर्जी चेंज होता है केमिकल चेंज में वो लार्ज होता है। अब हम मास का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि मास का क्या है, हमारा केमिकल चेंज में हमारा मास जो है यूजुअली क्या होता है, चेंज होता है, एंड इन फिजिकल चेंज हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होता। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। हम क्योंकि फिजिकल चेंज को आइस मेल्टिंग ऑफ आइस से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने वही लिया है। फिजिकल चेंज में पहले हम देखेंगे कि मास चेंज कैसे नहीं होता। हमने पहले आइस क्यूब्स लिए और उसका मास को वे किया एंड इट इज़ 33 ग्राम्स, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हेन आइस गेट मेल्टेड इनटू द वाटर एंड व्हेन वी वे द मास ऑफ द व्हेन वी वे द मास ऑफ द वाटर इट इज़ स्टिल द 33 ग्राम्स। सो हमने देखा कि कैसे फिजिकल चेंज में जो मास है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं हो रहा। आइस इज 33 ग्राम्स हेयर एंड आफ्टर मेल्टिंग वाटर इज ऑल्सो 33 ग्राम्स। तो मास चेंज नहीं होता इन फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज में हम एग्जांपल ले रहे हैं बर्निंग ऑफ अ कैंडल की। सो हमने जब अनबर्न्ड कैंडल ली उसका जब मास किया तो उसका था 10 ग्राम, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हमने क्या किया, उसको बर्न किया। उसके बाद क्या हुआ, जब हम जब वे करेंगे उस बर्नड कैंडल को तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब वो 3 ग्राम जला रहा है। पहले था 10 और हो गया 3। सो देयर इज चेंज इन द मास, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। यस, केमिकल चेंज में मास चेंज होता है, ठीक है। अब आपको पता चला इस एग्जांपल से कैसे मास चेंज होता है। आप जब ये इमेजेस को याद रख लोगे ना दिमाग में तो वो जो डिफरेंस के पॉइंट है ना आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। बट अगर आप ज़्यादा सोचो, ध्यान से सोचो, तो एक आप चीज़ सोच सकते हो कि यहाँ पे तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे मास कम हो रहा है, रीज़न ये है, जब मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई
कैसे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे कैंडल से, तो हमने क्या देखा था कि कैंडल को बर्न करने में हमें CO2 और H2O मिल रहा था, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा था? आफ्टर बर्निंग ऑफ अ कैंडल। सो अब आपको पता चला कि ये जो मास डिक्रीज़ हो रहा है उसका रीज़न क्या है। मैं यहाँ पे आपको रीज़न बता रही हूँ मास के डिक्रीज़ होने का, कि हमें जो दिख रहा है हमें मास डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है ना, तो वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिलीज़ हुए हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं। वो दिखते नहीं हैं, इस वजह से क्या होता है, हमें मास कम होता दिखता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसमें गैसेस रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, लाइट आती है, ठीक है, स्मेल वगैरह ऑर्डर आता है। तो ये सारी क्या होती है, ये एनर्जीज होती हैं, ये हमें दिखती नहीं है। तो क्योंकि हमें दिखती नहीं है इसलिए हमें मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस में मास कम होता दिखता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मास हमें कम होता क्यों दिखता है। अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो वो भी बेसिकली देखा जाए तो वो वायलेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें गैसेस इसमें से निकली हैं जो कि हमें दिख नहीं रही हैं। बट अगर आप उसको चेक करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे ग्लास रख लो, ठीक है, ग्लास रख लिया और वेट मेजर कर लिया, ठीक है। तो जब आप वेट मेजर करोगे उसके बाद क्या करो, ग्लास को हटा दो और कैंडल को बर्न कर दो और ग्लास को फिर से कवर कर दो, ठीक है, और कैंडल को जलने दो जब तक वो जलती है, ठीक है। उसके बाद जब आप दोबारा मास देखोगे, उसका वेट करोगे, तो वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि कैंडल का वेट जो था वो जो कम हो गया था वो किसकी वजह से हुआ था? CO2 और H2O की वजह से। अब क्योंकि हमने उसको कवर कर दिया ग्लास से, तो वो बाहर लिबरेट नहीं हुई, वो ग्लास के अंदर ही रही। और अब क्या होगा, इनका मास भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए मास ऑफ कंजर्वेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो भी वायलेट नहीं होगा। अगर हम उसको कवर करके देखें तो उससे हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये मैंने सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर कर दिए हैं। सो दीज वर द डिफरेंसेस। ये वाला डिफरेंस हमने अभी देखा, मास वाला, मास रिमेन्स द सेम इन फिजिकल चेंज एंड मास ऑफ सब्सटेंस यूजुअली चेंजेस इन केमिकल चेंज। ये सारे पॉइंट्स विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो यूजुअली बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि जो हमारे मेन डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बीच में, वो ये दो हैं। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और वो इरिवर्सिबल है, दैट इज़ मीन्स कि वो केमिकल चेंज है। अगर दोनों का आंसर येस है तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा और वो इरिवर्सिबल भी नहीं है तो वो फिजिकल चेंज है। बट ये दोनों जो हैं इम्पॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है, मतलब इनमें से एक है, ठीक है, दोनों नहीं है, ठीक है। और जो एक है वो आप सोचो क्या हो सकता है, थिंक, वो होगा हमारा फर्स्ट वन। अगर तो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना तो वो केमिकल चेंज है ही है, पक्की बात है। और अगर नई सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा ना तो वो फिजिकल चेंज ही होगा। अब इरिवर्सिबल वाला हम जो कहें कि वो हम उसको मेन फैक्टर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जब लेमन को कट किया या जब हम ग्लास को ब्रेक करते हैं तो क्या वो रिवर्सिबल है? क्या हम कटे हुए लेमन को दोबारा जोड़ सकते हैं? या ब्रेकिंग, जो ग्लास ब्रेक हो गया उसको हम पहला एज इट इज़ कर सकते हैं? नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इरिवर्सिबल चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिजिकल चेंज नहीं हुआ, बट एक्चुअल में ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में कोई भी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली हमें कोई, ये तो मैंने बेसिक डिफरेंस पढ़ा दी है, बट जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का वो फर्स्ट वन ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस। अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में हमें रिएक्शंस क्यों पढ़नी है, मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा, बिकॉज हमने ये पढ़ा कि केमिकल चेंज में क्या हो रहा है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट्स इट। बट द प्रोसेस बाय विच substance transform into a new substance with different properties is called chemical reaction. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो मैंने लिख दिए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को हम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड।
रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं वो रिएक्टेंट्स होती हैं, और रिएक्ट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा तो जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं हमारे वो रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बना, CO2। सो मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब हम दो या दो से ज़्यादा को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। जब हम एक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू टू, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेयर रिएक्टेंट इज़ 1 एंड प्रोडक्ट्स जो है डिकम्पोज होके 2 बन गए हैं, दैट इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है ना उस रिएक्शन में, वो क्या करेगा, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को ना डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा कि चल भाई तू हट, ठीक है, तू हट, और ये क्या करेगा, खुद सल्फेट के साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, आगे जगह नहीं है मैं ऊपर लिख रही हूँ, प्लस कॉपर, ठीक है, ये इसके साथ ही आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट में हमने इधर क्या देखा, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट, जिंक ने कॉपर को दिया और कॉपर इधर अकेला आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होएगा, उधर कोई भी, जैसे यहाँ पे कॉपर अकेला आया ना, वहाँ पे नहीं होगा। उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होएगा, 2 एलिमेंट्स की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। एग्जांपल से इसको आपको और क्लियर होगा जब मैं आपको रिएक्शन दूंगी। हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, जिसको ये रिएक्शन समझ नहीं आ रही हैं या जिसको एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, वो पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स देख लें, ठीक है। ये बेरियम क्लोराइड है, उसको हम जब रिएक्ट करवाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, हमारा फॉर्म होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा BaSO4 मीन्स बैरियम सल्फेट, और जब ये इधर गया तो ये बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन थी। इसके अलावा और भी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसमें होता है एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में हमें हीट की हेल्प चाहिए होती है फॉर दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो ये मेन रिएक्शंस थी। अब हम क्या करते हैं, अब इसका ना क्रक्स समझ लेते हैं फटाफट से एक बार, ठीक है। ये मैंने आपके लिए पूरा टेबल बनाया है, अगर आपने पीछे कुछ नहीं लिखा, अगर आप इसको भी समझ लोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। चेंजेस 2 तरह की होती है, मैं इसको फटाफट कराऊंगी, ठीक है। चेंजेस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होते हैं जिसमें चेंज होती है फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ओवरऑल एनर्जी में चेंज में कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ये रिवर्सिबल होती हैं जो चेंजेस, वो टेम्परेरी होती हैं, और केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की एज इट इज़ रहती है। ये मैं सारा डिटेल में समझा चुकी हूँ, ये हमारा सिर्फ क्विक रिवीजन है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। जो एनर्जी चेंज होती है वो लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल चेंज, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज होती हैं, ठीक है। देन एग्जांपल देख रहे हैं हम इसकी, तो वो क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स, ठीक है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा होता। केमिकल चेंज की एग्जांपल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली होता किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इनटू द एयर, इन दोनों की वजह से रस्टिंग होती है। अब रस्टिंग की वजह से क्या होता है, जो हमारा आयरन है ना वो डैमेज हो जाता है, और आयरन को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कोट करते हैं विद पेंट से या ग्रीस से या फिर अदर मेटल से, लाइक गैल्वनाइजेशन। ये गैल्वनाइजेशन और अलॉइंग का कंसेप्ट मैं लेक्चर 1 में दे चुकी हूँ, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं सुना तो आप सुन सकते हो। गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन को जिंक मेटल से कवर करते हैं, अलॉइंग में हम मॉल्टेड आयरन को
बाकी एलिमेंट्स लाइक कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम उससे उनके साथ मिक्स करते हैं। एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया हुआ लेक्चर 1 में, उधर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, हमारी टाइप्स आ जाती है केमिकल चेंजेस में, जैसे कि कॉम्बिनेशन। पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सॉरी, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस विच रिएक्ट, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, एंड सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि मैंने बताया था कि केमिकल चेंज रिएक्शन में क्या क्या होगा, आपकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है हमारी, क्योंकि जब हम टास्क परफॉर्म करते थे केमिस्ट्री लैब में तो हम देखते थे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन को परफॉर्म करते टाइम। सो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, चेंज इन कलर होता है, स्मेल होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटाइट भी होता है, एंड चेंज इन एनर्जी भी होता है, ठीक है। देन केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर 2 or more than 2 substances combine to form a single product. Then decomposition reaction where one substance breaks down into 2 or more simpler substances. Then displacement reaction where a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. And then double displacement reaction, solution of two compounds react by exchanging their radicals. So this is the whole concept, ठीक है। ये मैंने सारा क्रक्स में आपको बता दिया है कि चेंज क्या होता है। ये थोड़ा एंड का पोर्शन थोड़ा फास्ट हो गया, रीज़न बीइंग कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करा रही थी। जब मैंने आपको समझाया तो मैंने वो बहुत धीरे धीरे समझाया, ये सिर्फ रिवीजन के लिए था। इन केस अगर आप चेंजेस कभी भूल भी जाओ तो अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट पे आओ तो आपको 1 या 2 मिनट में सारा रिवाइज हो जाए, यही रीज़न था, ठीक है। अब ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे, इसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं बनाया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया आपके लिए भी। जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इसे लिख लो, ठीक है। इसको देखो, जो आप समझो कि आपके अकॉर्डिंग ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें बताना है यू हैव नीड टू बाइफरकेट दीज थिंग्स इनटू फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सबसे पहले आपसे इसके आंसर्स डिस्कस करूँगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही।